लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। अब रिग्रेशन कोरिलेशन के ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट अल्टरनेटिव में फर्स्ट क्वेश्चन, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ थियोरी ऑफ एस्टिमेशन, प्रिडिक्शन बोथ, या फिर कैलकुलेशन। इट इज अ थियोरी ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रिडिक्शन, तो दोनों आएंगे। We can estimate the value of one variable with the help of other known variable only if they are correlated, positively correlated, negatively correlated। क्या आएगा? correlated is the most appropriate because positively हो negatively हो हमको आंसर तो निकालना ही है, तो correlated। there are dot types of रिग्रेशन इक्वेशन। कितने टाइप के रिग्रेशन इक्वेशन है? हमने दो टाइप के रिग्रेशन इक्वेशन देखे, एक y on x एंड दूसरा x on y। ओके, तो दो टाइप के ही है। देन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, देखो मैंने ये थ्योरी में बताया था तुमको, राइट? जिसमें y on x, y इज अ डिपेंडेंट एंड x इज अ इंडिपेंडेंट। y इज अ डिपेंडेंट एंड x इज अ इंडिपेंडेंट, तो ऑप्शन ए। देन x on y, तो y is independent and x is dependent, y is independent and x is डिपेंडेंट। रीड करो, y on x में हमने क्या बोला था? x हमको दिया हुआ होता था, तो ये x जो है, ये x मेरा क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। इसकी वैल्यू हमको दी है, तो इट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? हाँ, तो वैसे ही अगर y की वैल्यू दी है तो y इज अ इंडिपेंडेंट। या फिर सिंपल सिंपल याद रख लो, जो पहला वाला होता है वो डिपेंडेंट होता है, जो दूसरा वाला होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी वाई एक्स, सॉरी, पी एक्स वाई, बी एक्स वाई, मैं बोलते रहती हूँ, रीड करते वक्त ध्यान दो, और मैं ही गड़बड़ कर रही हूँ। चलो, पी एक्स वाई इज, पी एक्स वाई इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑन ऑफ एक्स ऑन y, regression coefficient है। bxy and byx are the regression coefficient। okay, correlation coefficient क्या होता है? r होता है। pyx is a regression coefficient of y on x। okay, next r is a correlation coefficient। कितने आसान क्वेश्चंस है। चलो, प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस आ गए। byx into bxy, पहले bxy, सॉरी, bxy into byx, क्या आएगा ये? आर स्क्वायर। हमने फॉर्मूला देखा है ये इसका, जब हमको 2 से 3 इक्वेशन देते थे, तो वहां से हमको जब डिफाइन करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने y ऑन x कंसिडर किया था, फिर सेकंड इक्वेशन को x ऑन y कंसिडर किया था, फिर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकाला, फिर मल्टीप्लीकेशन चेक किया कि वो लेस देन 1 है या नहीं, और उसके लिए हमारे पास वहां पे प्रॉपर्टी थी आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए आंसर आर स्क्वायर। then if byx is more than 1 then bxy is less than 1। अगर एक more than 1 है तो दूसरा less than 1 होगा। then next प्रॉपर्टी क्या है? ये ना मॉड वाला जो था ना, डिवाइडेड बाय 2 था एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आर था, तो मुझे बोलो, और वो भी मॉड में। ओके, तो मुझे बोलो इसका आंसर क्या आएगा? 2 मॉड आर। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, bxy and bxy and byx are independent of change of origin and scale, independent of change of origin but not change of scale, independent of change of scale but not origin। ये origin से independent है and scale से independent नहीं है, scale के वजह से change होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। अब स्केल के वजह से चेंज होता है, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स, वाई पहले है तो डी आएगा ऊपर, डिनोमिनेटर में आएगा सी, और उसके साथ क्या आएगा? बी वी यू। पहले y के लिए जो स्केल है, y का स्केल डिवाइडेड बाय x का स्केल इनटू बी वी यू, तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है तुमको? डी बाई सी, फर्स्ट ही है। नेक्स्ट, बी एक्स वाई के लिए क्या हो जाएगा? सी बाई डी इंटू बी यू वी, तो ऑप्शन बी। कोरिलेशन एक्स एक्स, कोरिलेशन एक्स एक्स क्या रहेगा? दोनों सेम है, तो मैं क्या बोलूँ उसको? कैनॉट फाउंड, कैनॉट बी फाउंड, या फिर 1 0 एक्स एक्स है, एक्स एक्स, राइट? तो सेम ही है तो 1 होगा ऑलवेज।
ठीक है। नेक्स्ट, कोरिलेशन एक्स वाई इज इक्वल टू कोरिलेशन वाई एक्स। ये कुछ कोई सेंस है ही नहीं क्वेश्चन में, बस पूछा है ऐसे इक्वल टू होता ही क्या। ओके। नेक्स्ट, कोरिलेशन, देखो एक्स वाई नहीं दिया, यू वी दिया है। ओके। अगर एक्स वाई नहीं दिया, यू वी दिया है, और उसके लिए वापस उन्होंने क्या बोला है, कोरिलेशन एक्स वाई के अकॉर्डिंग बताया है। तो मुझे बोलो साइन उल्टा होता है, राइट? ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है ऊपर, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी एंड डी आर ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन रहेगा तभी यहाँ पे माइनस आएगा, अगर सेम साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा। ओके। अगर सी एंड डी दोनों का साइन सेम है तो साइन चेंज नहीं होता है, अगर दोनों अलग अलग है तभी मेरा कोरिलेशन जो है एक्स वाई का वो अलग अपोजिट साइन वाला आएगा। ओके। देन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई तो मेरा शुरुआत कहाँ से होता है? x minus x bar is equal to bx y into y minus y bar, option B. Next, y on x का equation y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. ठीक है। नेक्स्ट, byx is equal to क्या था? r से रिलेटेड फॉर्मूला, r into sigma y upon sigma x, ऑप्शन B. देन bxy के लिए r into sigma x upon सिग्मा y, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कोवेरिएंस एक्स वाई का फॉर्मूला, कोवेरिएंस एक्स वाई का फॉर्मूला बी एंड सी बोथ है। ठीक है, बी एंड सी बोथ है। फॉर्मूले जहाँ पे मैंने लिए हैं ना, वहाँ पे जाके चेक कर लेना, ये दोनों फॉर्मूले हैं, मैंने बताए हैं वहाँ पे कि फॉर्मूले कैसे आए हैं। नेक्स्ट, बी एक्स वाई इज लेस देन 0, बी वाई एक्स इज ऑल्सो लेस देन 0, देन आर इज, आर कैसा होगा? कोरिलेशन कैसा होगा? कोरिलेशन भी लेस देन 0 ही होगा। इंटू करोगे, क्या बोलते हैं, इंटू करके हम वापस उसको अंडर रूट करते हैं, तो अगर ये दोनों लेस देन 0 है तो वो भी लेस देन 0 ही होगा। इफ द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन आर 3x plus 2y minus 26 is equal to 0 and 6x plus y minus 31 is equal to 0, that means x, then the means of x and y are, means पूछा है, means पूछा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरी इक्वेशन क्या है? 3x plus 2y is equal to 26 and 6x plus y is equal to 31। अगर मैं किसको चेंज करूं, पहले वाले को चेंज कर देती हूँ, तो ये 6x plus 4y, 26 2 जा 52, ये माइनस ऊपर वाले साइड के माइनस करना तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा। ये बनेगा मेरा 3y, 52 माइनस 31 1 21, तो y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 तुमको ये और ये ऑप्शन में दिख रहा है, तो इन दोनों में से एक रहेगा, पर एक बार -4 है, एक बार +4 है, तो हमको y का x का आंसर निकालना पड़ेगा। y पुट करो, अगर मैंने यहाँ पे 7 पुट किया तो 31 -7, 31 -7 कितना होगा? 24, यस 24, तो आंसर आने वाला है मेरा 4 + 4। ओके, क्लियर? चलो ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। सेम वही जो ऊपर के किए वैसे वाले क्वेश्चन ही दिख रहे। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों भी लेस देन है, तो आर इज ऑल्सो लेस देन 0। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज, इक्वेशन बता दो, इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। डन, समझ आया? नेक्स्ट, the regression equation of x on y, x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar. Next, these are the dot dot types of, there are the dot dot type of regression equation, two type. Correlation x and minus x is -1, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। ओके, बी वी यू एंड बी, सॉरी, बी यू एंड वी दिया है, यू एंड वी दिया है, बी एक्स वाई क्या होगा पूछा है, बी एक्स वाई पहले क्या है x, तो c अपॉन डी इंटू
BUV। सेम BY(x) के लिए क्या हो जाएगा, D/C इंटू BVU। BVU, ओके। ये मोर देन में क्या आएगा, 2 mod R। अगर एक मोर देन है तो एक लेस देन 1 रहेगा, एंड दोनों का मिला के मेरे को R² मिलेगा। डन, इट इज ट्रू। अब सेम सेम क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो मैं अभी इस पे एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं करूंगी, हम डिस्कस कर लेंगे फटाफट और अगले चैप्टर पे चलेंगे। x ऑन y का इक्वेशन ये है क्या, नहीं, फॉल्स। y ऑन x का है क्या, है, तो ट्रू। दिस इज ऑल्सो ट्रू, फोर्थ वन। फिफ्थ वन, bxy and byx are independent of change of origin and scale, and scale फॉल्स, स्केल के वजह से चेंज होता है। देन r is a correlation coefficient, regression coefficient, r is a regression coefficient, no, r is a correlation coefficient। नो बोल रही हो, ट्रू लिख रही हो। ये चीजें भी हो सकती हैं एग्जाम में, मतलब तुम सोच एक रहे हो और तुमने लिखा एक है, देन क्रॉस चेक, जस्ट क्रॉस चेक एक बार बस। जैसे ही तुम्हारा पूरा पेपर खत्म हो जाएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हो या तुमने लास्ट आंसर जहाँ पे कैलकुलेशन बड़े थे वहां पे एक बार बस क्रॉस चेक करो, जितने टाइम मिलता है उतने में जितना हो सके उतना पेपर क्रॉस चेक करो कि हमने एक्चुअली जो सोचा था वही हमने लिखा है क्या, या उसी टाइम पे क्रॉस चेक करो। नहीं तो मेरे जैसे होगा, फिर हम ना एग्जाम के बाहर आके या फिर रिजल्ट आने के बाद ये सोचते कि हमने ऐसा क्या लिखा गलत कि हमारे कम मार्क्स आए। तो ऐसी चीजें शायद हो गई होगी, तो एक बार चेक कर लेना। हाँ, तो r is a regression coefficient of y on x, no, it is a false। then byx is a correlation coefficient, byx कभी correlation coefficient नहीं हो सकता, r is a correlation coefficient। तो देखो फिर से आज क्या, आज हो क्या रहा है मेरे से, फिर से false। अब क्या बोला है देखो, अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल कुछ है क्या, डिनोमिनेटर में जो होता है वो चेंज ऑफ स्केल होता है। तो अगर कुछ नहीं है इसका मतलब bxy इज इक्वल टू BUV, ओके, एंड सेम थिंग विथ RXY एंड RUV, तो दोनों भी ट्रू है। देन इन द regression equation of y on x, byx represents the slope of line। ये स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इनको रिप्रेजेंट करता है, यस ये रिप्रेजेंट करता है, byx मतलब ही स्लोप ऑफ अ लाइन होता है, इसीलिए हम इसको ट्रू लिखेंगे। ओके, चलो अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ अ टू रिग्रेशन लाइंस आर, एक लाइन दी है दूसरी लाइन दी है, राइट। तो पहली लाइन को मैं क्या कंसिडर करती हूँ, y ऑन x, और दूसरी लाइन को क्या कंसिडर करूंगी, x ऑन y। ये हमको पता है, पर उसके पहले हमको x बार y बार फाइंड करना है, और x बार y बार के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, मैं फर्स्ट इक्वेशन को है वैसे के वैसे रखती हूँ, -y इज इक्वल टू 80, एंड सेकेंड इक्वेशन जो होगा मेरा -9x प्लस 10y इज इक्वल टू -40। ये क्यों, क्योंकि x और y यहाँ पे उल्टे फुल्टे जगह पे दिए, तो हम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको वापस से रीराइट किया है। तो तुम भी यहाँ पे रफ वर्क में ये चीजें कर सकते हो। अब क्या करना पड़ेगा, या तो x सेम लेके आओ या तो y सेम लेके आओ, दोनों में से एक। क्या करोगे, मैं क्या करती हूँ, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करती हूँ बाय 2 और फर्स्ट इक्वेशन को बाय 5, तो 20 मिलेगा मुझे, 20y ओके। तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगी 50x माइनस 20y इज इक्वल टू 400, ओके। देन माइनस 18x प्लस 20y इज इक्वल टू -80। तो यहाँ पे आता है मेरा क्या, 32x, और यहाँ पे आएगा मेरा 320x, 320x नहीं 320। तो x इज इक्वल टू आया 10, इसका मतलब x बार है 10। अब x इज इक्वल टू 10 अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो ये हो जाएगा 100 -4y इज इक्वल टू
80। ओके, तो ये 100 उस साइड में चला गया, तो ये -20 बचा, -20 अपॉन -4y, तो y बार इज इक्वल टू 5। क्लियर है, समझ आ गया? हाँ, अब आगे क्या करोगे, इसके आगे क्या करोगे? जो पूछा है वो ऑब्वियसली। हाँ, आगे क्या पूछ अब स्लोप सॉरी, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नाउ कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन दिया, हम फर्स्ट इक्वेशन को हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? y ऑन x, राइट? तो हमको y ऑन x में y का कोएफिशिएंट चाहिए, राइट? बट ये y का कोएफिशिएंट कहाँ से आएगा? हमको y हम अलग से रखते हैं, राइट? 4y इज इक्वल टू 80 माइनस 10x, और ये 4 भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और वहां से हम स्लोप लेते थे। तो इसको छोड़ दो, इसको ध्यान ही मत दो, जब हमने इससे सॉल्व किया ही नहीं है तो हम इसको ध्यान नहीं देंगे। तो स्लोप 1 क्या आया? एक्स का कोइफिशिएंट 10/4। ओके, प्लस प्लस है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ऑटोमेटिकली प्लस हो गया। और मैं अब कंसीडर कर रही हूँ, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लस माइनस वाली चीजें तुमको आ रही है। नेक्स्ट स्लोप के लिए क्या होगा? अब x ऑन y है, तो -9x इज इक्वल टू -40 माइनस 10y, तो ये क्या होगा? 9 चला जाएगा नीचे, तो 10/9। अब मुझे बोलो फर्स्ट वाला क्या आया तुम्हारा? by(x) 10/4, bxy 10/9। देन फर्स्ट वाला इक्वेशन हमने अभी क्या बोला? y ऑन x, राइट? y से लिया ना, हाँ, y ऑन x, एंड दूसरा वाला x ऑन y। तो अब उन्होंने जिस सीक्वेंस में दिया है उस सीक्वेंस में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बचा है हमारा उधर लिखने का? 10/9 लिखने का बचा है, तो ये 10/9 हुआ, तो 10 गया, 4/9, इसका मतलब आर क्या आया? 2/3। साइन क्या होगा आर का? अगर दोनों का प्लस प्लस है तो ये भी प्लस ही होगा, आर भी प्लस ही होगा। अब क्या बोला है? इफ y वेरिएंस ऑफ y इज 36, वेरिएंस ऑफ y इज 36, तो सिग्मा y क्या होगा? √36, √36 कितना आएगा? 60, 6 √36 कितना आएगा? 6। नेक्स्ट क्या करना है? बी एक्स वाई क्या था मेरा? 4/, बी एक्स वाई सेकेंड वाला 10/9, bxy इज 10/9। आर क्या आया मेरा? 2/3। सिग्मा वाई क्या है? 6, और सिग्मा एक्स फाइंड करना है, तो ये 1 जा 2 जा, ये हो गया 4, और ये इधर चला गया, नहीं इसको, ये हो जाएगा 4 इंटू 9/10, तो ये होगा 18/5, और 18/5 का स्क्वायर कर देना। 18 का स्क्वायर कितना है? 324/25। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको हटा देते हैं हम थोड़ा सा, तो लिखने आएगा हमको। आंसर क्लियर है ना? हटा दूं? हो गया ना लिख के? अब इतना तो समझ रही हो कि मेरे स्पीड में चल रहे हो। चलो आगे। नेक्स्ट क्या दिया है? एन दिया है, समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर इज 36, समेशन y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर इज 40, एंड समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 24। बी वाई एक्स ऊपर दिया है समेशन x माइनस एक्स बार, मतलब ये 24। ओके, यहाँ पे आया 24। फिर डिनोमिनेटर में क्या है? समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर 36, तो 24/36 शॉर्ट क्या होगा? टी के टेबल में आता है। 2/3। अरे यार, 12 के टेबल में भी आता था क्या? कभी कभी चलता नहीं है दिमाग। ये 24/40। हाँ,
हाँ मैं भी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, समझ गया तुमको। चलो, तुमको यही सुनना रहता है कि हाँ मैम भी अभी बस हो गए तो अब हमारी हमारी छुट्टी हो जाएगी। हो जाएगी, दे दूंगी, बस लास्ट 2 क्वेश्चन बचे फिर दे दूंगी। 3/5। ठीक है, अभी चल गया मेरा दिमाग। y - y बार, y - y बार, हमको y बार फाइंड करने आएगा क्या यहाँ पे? नहीं आएगा, ये अगला आंसर कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे समेशन एक्स समेशन वाई चाहिए तो जाके मैं y बार x बार फाइंड कर सकती हूँ। क्वेश्चन में दिया नहीं है तो लिव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवरेंस एक्स वाई निकालना है, फॉर्मूला दिया है तो पुट करो 120 अपॉन n कितना है 8, 15, बी वाई एक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला दिया है इन्होंने, बी आई एक्स कोवरेंस, कोवरेंस एक्स वाई, कोवरेंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एक्स है, वहां पे फोन नहीं चाहिए, सिग्मा स्क्वायर एक्स, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स कितना आएगा, कोवरेंस एक्स वाई तो तुम्हारा, कोवरेंस एक्स वाई 150 आया है, 15 आता है, चेंजेस कर लेना वो थोड़े बहुत, 15, सिग्मा स्क्वायर एक्स इज 4, तो 15/4 रहने दो ऐसे ही। कोवरेंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर वाई, लास्ट में वाई है तो सिग्मा सिग्मा स्क्वायर वाई 9 लिख दिया है, कोवरेंस इज 15 तो 15/9। नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे भी हमारे पास, नहीं y बार दिया है इन्होंने, x बार नहीं दिया, ऐसे कैसे आधे अधूरे क्वेश्चन दिए हैं। y बार 36 दिया है पर x बार नहीं है, तो तुम यहाँ तक ही कर सकते हो, इसके आगे का नहीं कर पाओगे क्योंकि x बार है ही नहीं तुम्हारे पास। और बी वाई एक्स के जगह पे बी वाई एक्स पुट कर दो 15/4, एंड बी एक्स वाई के जगह पे पुट कर दो 15/9, बचा हुआ तो तुम लिख ही नहीं पाओगे। तुम्हारी इच्छा ही यही थी कि आज थोड़ा बहुत ही हो, इसीलिए शायद इधर तक ही रुक गए। चलो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 4, टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज, ये कंपोनेंट है, ये भी है, ये भी है, तो मीन एक ही बचा, इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first step in the time series analysis is to perform regression calculation, calculate the moving average, plot the data graph and identify the seasonal variation। क्या आएगा बताओ जरा। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमने क्या सीखा था टाइम सीरीज में, कभी भी अगर मुझे जल्दी से जल्दी समझना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है तो ग्राफ बनाते हैं हम पहले, तो इसीलिए ग्राफ। ओके, प्लॉट द डेटा ऑन द ग्राफ। नेक्स्ट, द टाइम सीरीज एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, कौन से अजम्पशन पे बेस्ड है, कुछ एरर रहेगा नहीं रहेगा, पहला तो एरर के बारे में बोला है ना, रैंडम एरर टर्म्स आर नॉर्मली distributed, the variable to be the forecast and other independent variable are correlated, correlation का यहाँ पे कुछ आया ही नहीं था। then the past patterns in the variable to be forecast will continue unchanged into the future, patterns देख रहे हैं हम यहाँ पे तो patterns आएगा। next, डेटा डू नॉट एग्जिबिट एनी ट्रेंड, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ ट्रेंड तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। देन मूविंग एवरेज आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग, मूविंग एवरेज कौन से इसमें यूजफुल है, सीजनल, इरेगुलर, ट्रेंड कंपोनेंट या साइक्लिकल कंपोनेंट, इट इज अ ट्रेंड कंपोनेंट। ट्रेंड कंपोनेंट के लिए हम मूविंग एवरेज लेते हैं, लास्ट में हमने ट्रेंड वैल्यू निकाली, ठीक है। वी कैन यूज द रिग्रेशन लाइन फॉर द पास्ट डेटा टू फोरकास्ट द फ्यूचर डेटा, we then use the line which, कौन सी, minimize the sum of squared deviation, फॉर्मूला याद करो, समीशन यू स्क्वायर, राइट, हाँ था ना उधर, तो मिनिमाइज द सम स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ द पास्ट डेटा फ्रॉम द लाइन। मैं तुमको अगेन बता रही हूँ, मैं तुमको कोरिलेट करके दे रही हूँ बड़े क्वेश्चंस का एमसीक्यूज के साथ, नहीं तो एमसीक्यू के आंसर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सारे हैं, रट के जा सकते हो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम रटो ना और अच्छे से समझ के जाओ। ओके,
ठीक है, चलो नेक्स्ट. Which of the following is a major problem for forecasting, especially when using the method of least square? Okay, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से मुझे रीड करना पड़ेगा, नहीं समझ आया, पता है मुझे. Which of the following is a major problem for the forecasting? Okay, problem है, especially when using the method of least square. मैं जब भी लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करती हूँ तो एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होती है. कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है? पास्ट कैन नॉट बी नोन. कैसे पॉसिबल है? पास्ट नोन है तभी हम कर पा रहे हैं. फ्यूचर इज नॉट एंटायरली सर्टन. ओके, ये हो सकता है, पर हम आगे का भी देखते हैं. द फ्यूचर एग्जैक्टली फॉलोज द पैटर्न ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचर मे नॉट फॉलो द पैटर्न्स. अब मुझे बोलो, हम यहाँ पे जब भी फोरकास्टिंग कर रहे हैं या ट्रेंड निकाल रहे हैं, तो ट्रेंड हम किसके लिए निकाल रहे हैं? कि आगे भी यही पैटर्न आएगा. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो आगे पैटर्न फॉलो करेगा या नहीं, ये हमको नहीं पता. तो फ्यूचर मे नॉट फॉलो द पैटर्न्स फ्रॉम द पास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Overall upward or downward pattern in an annual time series would contain in which component of the time series? Trend component में ही मिलेगा मुझे upward या downward. Then the following trend line equation was developed for an annual sales from 1984 to 1990 with 1984 as a base year. ठीक है, base year तुम्हारा 1984 है. और क्या बोला है? y1 इन रुपीज कुछ इक्वेशन दिया है. द एस्टिमेटेड सेल्स इन 1984 इज 1000. ठीक है, तो तुमको क्या फाइंड आउट क्या करना है? द एस्टिमेटेड सेल्स इन 1984. 1984 का एस्टिमेटेड सेल्स बताना है. कैसे करोगे? 1984 का एक्स क्या होगा? बेस ईयर हमने जीरो क्या बोलते हैं, बेस ईयर हमने 1984 ही लिया है. ट्रेंड वैल्यू दिया है हमको, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे. तो क्या आया? 500. डन. क्लियर. देन व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ अ ग्राफिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन डिटरमाइन करने के लिए डिसएडवांटेज क्या है ग्राफिकल मेथड का? ग्राफिकल मेथड में ह्यूमन एरर हो सकते हैं. हम अब कौन सा चैप्टर आगे आएगा? एलपीपी, जिसमें हमको एक्स वाई फाइंड करना है और फिर हमको उसको स्लॉट करना है. तो शायद जब एक्स वाई फाइंड करते वक्त ही मैंने गड़बड़ कर दी है, तो मेरा पॉइंट गलत जगह स्लॉट होगा और मेरा जो ट्रेंड लाइन है वो कहीं और जा सकता है. तो ह्यूमन एरर आ सकता है, बाकी सब चीजें आनी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, विच डिसएडवांटेज नहीं है वो एक्चुअली. Which component of the time series refers to the erratic time series movement that follows no recognizable or a regular pattern? जो regular pattern follow नहीं कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? Irregular. Next, the component of the dot is the component of the time series is indicated by the smooth line. कौन सा component है? Trend. Smooth line ही लगते हैं ना हम. Next, dot component of a time series is indicated by the periodic variation. Periodic variation के लिए seasonal वाइज जाएंगे. Dot component of the time series is indicated by long wave spanning 2 or more years. 2 और more years के बीच का है. तो ये तुम्हारा साइक्लिकल आता है. साइक्लिकल में हम जनरली यही देखते हैं कि 1 से 2 साल के बीच में सडनली कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो वहां पे साइक्लिकल कंपोनेंट. डॉट कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज इज इंडिकेटेड बाय अप एंड डाउन मूवमेंट विदाउट एनी पैटर्न. विदाउट एनी पैटर्न इज इरेगुलर. तो इरेगुलर. नेक्स्ट, द एडिक्टिव मॉडल of a time series dot independence of its component assume करता है. एडिक्टिव मॉडल ऑफ द टाइम सीरीज assumes, ये अज्यूम करता है कि कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट है टाइम सीरीज. ओके, देन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या यूज करता है? ये अज्यूम नहीं करता. मल्टीप्लिकेटिव तो बोलता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. डिपेंडेंट जो है वो कोई ना कोई इंडिपेंडेंट कंपोनेंट पे कर ही रहा है डिपेंडेंट. स्टेटमेंट गड़बड़ हो गई. अगेन, डिपेंडेंट वेरिएबल कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे फिर से
डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कोई ना कोई इंडिपेंडेंट कंपोनेंट पे वेरी करेगा ही करेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अज्यूम कर सकता है क्या ये कि इंडिपेंडेंस है? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में आएगी, इसीलिए इट डज नॉट assumes, it does not assume. Next, the simplest method of measuring the trend line, क्या बोलोगे तुम? ग्राफिकल। सबसे आसान, जो तुमको आसान लगता है वो सबके लिए आसान है। ग्राफिकल मेथड, मुझे पता है कि तुमको ग्राफिकल मेथड बड़ी प्यारी लगती है, पर वो ग्राफ निकालते हो गड़बड़ कर देते हो। आता है सब और फिर गड़बड़ कर देते हो। द मेथड ऑफ मेजरिंग द ट्रेंड ऑफ द टाइम सीरीज यूजिंग ओनली एवरेजेस। एवरेजेस यूज करो तो मूविंग एवरेजेस, मेथड बतानी है तो ओनली मूविंग एवरेजेस। अब इसमें अभी तक हमने जितने भी एमसीक्यू किए, थोड़ा सा अगेन सोचो कि ये एमसीक्यूज अगर मैं किसी और से ना पूछते हुए खुद से सॉल्व कर सकती हूँ या सकता हूँ क्या? ओके, चलो नेक्स्ट। द कॉम्प्लिकेटेड बट efficient मेथड ऑफ मेजरिंग द ट्रेंड ऑफ द टाइम सीरीज। कॉम्प्लिकेटेड बट इफिशियंट कौन सा है तुम्हारा? लीस्ट स्क्वायर इज अ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। कॉम्प्लिकेटेड है ना? तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। द ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज क्लियरली शोज डॉट डॉट ऑफ द मोनोटोन ट्रेंड, ट्रेंड ऑफ द मोनोटोन। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स है या बताना है हमको। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सेक्युलर ट्रेंड कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज रिप्रेजेंट्स इरेगुलर वेरिएशन। नो, सेक्युलर में इरेगुलर नहीं आता, तो ये फॉल्स आया। Then seasonal variations can be observed by several years. Seasonal variations हमको several years से ही समझ आएगा, तो it is a true. Cyclical variation can occur several times in a year. Cyclical आ सकता है क्या बहुत बार? नहीं, ये कभी कभी 2-3 साल में एक बार आएगा। Irregular variation is a not a random component of the time series. है क्या? नहीं है ना, टाइम सीरीज का रैंडम तो है, नॉट कहाँ से आएगा? टाइम सीरीज का कंपोनेंट तो है ना। फॉल्स। द एडिक्टिव मॉडल डज नॉट रिक्वायर द अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉल्स, ये अभी हमने देखा, राइट। मल्टीप्लीकेशन डज नॉट रिक्वायर, ये ट्रू है। देन ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द ट्रेंड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व्स द सेवरल कैलकुलेशन। ग्राफिकल सबसे आसान है, तो इट इज फॉल्स। रीड रीड रीड, मुझे पता है तुमको रीडिंग करने में दिक्कत होती है, बट रीड। मूविंग एवरेजेस मेथड of a finding trend is very complicated and involves several calculation. Is it a complicated? No. कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, पर कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या लिखूं मैं इसको? ट्रू लिखूं, फॉल्स लिखूं, कि कुछ नहीं लिखूं? जिस इज कॉम्प्लिकेटेड है क्या? नहीं है। मूविंग एवरेज इज आसान, तो मूविंग एवरेज इज आंसर क्या आएगा इसका? फॉल्स। लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ अ ट्रेंड इज वेरी सिंपल। सिंपल कहाँ से रे बाबा, इट इज तो कैलकुलेशन भरा भरा है, तो अगेन फॉल्स। ऑल द थ्री मेथड्स ऑफ अ मेजरिंग ट्रेंड विल ऑलवेज गिव यू द सेम रिजल्ट। थोड़ा सा चेक करो तुमको सेम रिजल्ट मिला है क्या? मिला है क्या? नहीं, तो कहाँ से आएगा? दिस इज ऑल्सो फॉल्स। चलो आगे, एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में ना इन्होंने कुछ अलग ही एक्टिविटी दी है, या फिर उन्होंने जो क्वेश्चन तुम्हारे पूरे पूरे हैं, जो हमने 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस किए थे, वही उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे नीचे दिए हैं। तो एक्टिविटी एज सच इसका ना भी करो तो भी हो जाएगा, बट ये याद रखना, इसका एक क्वेश्चन अगर एक्टिविटी में नहीं है तो 4 मार्क के लिए ये फिक्स रहेगा। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड प्लीज देख के जाओ, देख के जाओ कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है, बहुत आराम से चला जाएगा। बस देख के जाओ कि लीस्ट स्क्वायर मेथड करना कैसे। ठीक है, चलो चलो, इंडेक्स नंबर के भी साथ साथ में क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े से ही हैं। द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट। सिंपल एग्रीगेट में क्या होता है? हम क्या करते हैं? सिंपली दोनों को एग्रीगेट करते हैं, दोनों का डिवाइड करते हैं। P1 अपॉन
P0 वैसे ही क्वांटिटी सेम समेशन Q1 अपॉन Q0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव में बस फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान देना, डी वाला ऑप्शन है। ओके, P1 Q1 अपॉन P0 Q0 दोनों का समेशन अलग अलग करना है और डिवाइड करना है। नेक्स्ट, प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड। अब वेटेड एग्रीगेट मेथड है, प्राइस इंडेक्स नंबर बोला है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? समेशन P1 इंटू डब्ल्यू अपॉन समेशन P0 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, then quantity index number same summation q1 w upon summation q0 w इंटू 100 तो रहेगा ही रहेगा। वैल्यू के लिए क्या करोगे? ऑप्शन डी, p1 q1 इंटू डब्ल्यू, p0 q0 इंटू डब्ल्यू। लैस्परेज प्राइस इंडेक्स नंबर, लैस्परेज का क्या था? लैस्परेज क्या बोलता था? क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर शुड बी वेट, बाकी सब सेम। ऑप्शन सी, तो समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। पाशेज क्या बोलता है? क्वांटिटीज ऑफ द करंट ईयर शुड बी वेट, तो करंट ईयर के क्वांटिटीज कहाँ पे है? ऑप्शन डी में, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1। डॉर्बिश बाउली क्या बोलता था? क्या बोलता था? लैस्परेज का एंड पाशेज इन दोनों का एवरेज। तो लैस्परेज कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे लैस्परेज है और यहीं पे पाशेज है। ओके, हाँ, तो ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, फिशर्स सेम लैस्परेज एंड पाशेज का मल्टीप्लीकेशन। तो हमको बस चेक करना है लैस्परेज कहाँ लिखा है, पाशेज कहाँ लिखा है। आई थिंक ये ऑप्शन 1 में ही है। P1 Q0 अपॉन P0 Q0 और P1 Q1 अपॉन P0 Q1। मार्शल एडवर्थ, एडिशन करना है अंदर का, ये तो पता है, एंड किसका? क्वांटिटीज का, राइट। तो Q0 Q1 करेक्ट, और समेशन सबसे ऊपर P1 है, डिनोमिनेटर पे, अरे देखो इंडेक्स नंबर में हर जगह ऐसे ही क्वेश्चन है। तुमको समेशन जहां पे भी लेना है ले लेना, पर न्यूमरेटर में P1 है, डिनोमिनेटर में P0 है। क्वांटिटी बोला तो न्यूमरेटर में Q1 है और डिनोमिनेटर में Q0 है। वैल्यू बोला तो न्यूमरेटर में V1 है और डिनोमिनेटर में V0 है। उसके साथ वेट्स बोले तो हमको जो वेट्स बोला है वो लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वॉल्श का क्या आएगा? फर्स्ट फर्स्ट ही है, फॉर्मूले है, फॉर्मूले हमने किए हैं। अगर नहीं याद आ रहे तो जाओ फिर से वो इंडेक्स नंबर का चैप्टर, फिर से वो इंडेक्स नंबर का वीडियो खोलो, उसको क्लिक करो, चेक करो, क्वेश्चंस भी हमने उसमें सॉल्व किए हैं, और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं? लैस्परेज का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए। देन यूजिंग वेटेड रिलेटिव मेथड, तो समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड, क्वेश्चन सेम है, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, अगेन सेम, इज गिवन बाय, तो समेशन Q1 अपॉन समेशन Q0 इंटू 100। वैल्यू के लिए समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। अगर सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे तो मैं इधर ही स्टॉप कर रही हूँ, तुम लोग चेक कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले को बार बार रिपीट करवाने में कोई सेंस नहीं बन रहा है। ओके, चलो, प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड सेम, अभी जो भी हमने फॉर्मूले किए सारे के सारे सेम, सेम एमसीक्यू में दिख रहे हैं, सेम तुमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में दिख रहा है। देन ट्रू और फॉल्स, ट्रू है। देन नेक्स्ट, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव, पहले क्या आ गया? Q0 आ गया, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव, पूरा ही उल्टा है, तो ये भी फॉल्स है। अब ट्रू फॉल्स में तो ना तो बता दूं, चलो नेक्स्ट, P1 Q0 अपन P0 Q0 पाशेज का है नहीं, ये किसका है फिर? ये लैस्परेज का है, तो ये फॉल्स है। देन अगेन P1 Q1 अपन ये पाशेज का है, तो ये अगेन फिर से
फॉल्स हो गया। डॉर्बिश बाउली का ऐसा आता है क्या? फिशर्स का आता है, वो भी अंडर रूट के साथ आता है, तो डॉर्बिश बाउली तो है ही नहीं ये। तो ये भी फॉल्स हो गया। अब हाँ, सब फॉल्स। फॉर्मूला ही पूरा गलत दिया है। तो देखो, इंडेक्स नंबर आसान इसलिए है क्योंकि एक 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। मैं तो क्या बोल रही हूँ, 6 फॉर्मूले याद भी नहीं रखना है। सिंपल सिंपल याद रखना है, कब बेस क्या कब वेट क्या लेना है, कब वेट क्या लेना है, इतना ही याद रखना है। अगर इतना याद है तो तुम्हारा इंडेक्स नंबर पूरा चला जाएगा अच्छे से। और ये तो क्वेश्चन आराम से हो ही जाएंगे। अब फॉर्मूले जिन्होंने याद किया उसमें इनको, उसमें फॉर्मूले जिन्होंने याद किया है उनको तो इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट। P0 Q0, मार्शल एडवर्ड का P0 पहले आता ही नहीं है, तो वहीं पे फॉल्स। नेक्स्ट, ये भी फॉल्स। फिर आगे, अब इधर समेशन नहीं दिया, और समेशन, हाँ, दिस इज ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू कि 2 बार अलग अलग रूट दिया है, बट है मल्टीप्लीकेशन ही, तो ये ट्रू है। बाकी सारे फॉल्स ही थे ऑलमोस्ट। इनके एक्टिविटी में कुछ दिया है क्या टेक्स्ट बुक में अपने? एक्टिविटी में कुछ नहीं है। चलो, तुम्हारा काम और जल्दी खत्म हो गया। आज हम इन 3 चैप्टर के बाद रुकते हैं, अगले वीडियो में हम बचे हुए चैप्टर्स कर लेंगे।